नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। देश में कल से बहुप्रतीक्षित जनगणना प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। लंबे अंतराल के बाद होने वाली ये जनगणना सिर्फ आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों की राजनीति और नीतियों की दिशा तय करने वाली बड़ी कवायद मानी जा रही है। जनगणना के जरिए देश की आबादी, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा, रोजगार, शहरीकरण और संसाधनों की वास्तविक तस्वीर सामने आती है। यही डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं, बजट आवंटन और विकास नीतियों की नींव बनता है। लेकिन इस बार जनगणना कई कारणों से राजनीतिक बहस के केंद्र में है। विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, जबकि सरकार अब तक इस पर स्पष्ट रुख नहीं ले पाई है। इससे सामाजिक न्याय बनाम राजनीतिक समीकरण की बहस तेज हो गई है। जनगणना के आंकड़े भविष्य में लोकसभा और विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण का आधार भी बनेंगे। दक्षिण और उत्तर भारत के बीच सीटों के संतुलन को लेकर पहले से ही राजनीतिक चिंता मौजूद है। कुछ विपक्षी दलों को आशंका है कि जनगणना के डेटा का इस्तेमाल भविष्य में नागरिकता सत्यापन यानी एनआरसी के लिए किया जा सकता है, जबकि सरकार इसे खारिज करती रही है। सरकार इसे पूरी तरह प्रशासनिक और विकास आधारित प्रक्रिया बता रही है, जिसका उद्देश्य सटीक डेटा जुटाना है। लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल होने वाली कवायद बता रहा है और पारदर्शिता और जातीय आंकड़ों की मांग कर रहा है। ऐसे में जनगणना आने वाले चुनावों, सामाजिक समीकरणों और संसाधनों के बंटवारे पर गहरा असर डाल सकती है। जैसे जैसे आंकड़े सामने आएंगे, वैसे वैसे सियासी तापमान और बढ़ने की संभावना है। जाहिर है, जनगणना एक प्रशासनिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन भारत जैसे विविधता वाले देश में ये सीधे सीधे राजनीति, सत्ता संतुलन और सामाजिक न्याय से जुड़ जाती है, जो आने वाले वक्त में राजनीति में बहस का मुद्दा जरूर बनेगा। और आज इसी पर हम भी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश में 1 अप्रैल से पहली बार डिजिटल जनगणना का काम शुरू हो रहा है, जो 2 चरणों में होगा। पहले चरण में 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मकानों की सूचीकरण और स्वगणना होगी। इसमें 33 प्रश्नों के साथ डिजिटल पोर्टल पर नागरिकों को खुद जानकारी भरने का विकल्प दिया गया है। इसमें भारत के इतिहास में पहली बार देश भर के नागरिक जनगणना अधिकारी के अपने दरवाजे पर आने का इंतजार किए बिना अपने घर से संबंधित डेटा को खुद से ऑनलाइन जमा कर सकेंगे। लोगों को 15 दिनों के भीतर कई अहम जानकारी देनी होगी। ऐसे में सरकार ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल जनगणना 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इसे टाल दिया गया था। अब ये 2027 में पूरी होगी। जनगणना के कुछ खास बिंदुओं की बात करें तो इसमें पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026, मकान सूचीकरण और स्वगणना, जिसमें इंटरनेट, एलपीजी और पानी जैसी सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027, मुख्य जनसंख्या गणना होगी, जिसमें व्यक्ति डेटा जैसे धर्म और जाति की जानकारी ली जाएगी। डिजिटल प्रक्रिया एवं गोपनीयता, स्वगणना के लिए 16 भाषाओं में पोर्टल उपलब्ध होगा। डेटा पूरी तरह गोपनीय रहेगा। समय सीमा, विभिन्न राज्यों में 30 दिनों के भीतर ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जैसे यूपी में 7 मई से 21 मई तक स्वगणना होगी। कि जनगणना की प्रक्रिया चल रही है। जनगणना की तैयारियां अब अग्रिम अवस्था में पहुंच चुकी है। फील्ड का कार्य, प्रथम चरण जिसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं, उसका फील्ड का कार्य कई राज्यों में प्रारंभ होने जा रहा है। और इस बार आंकड़ों का संग्रह डिजिटल माध्यम से किया जाना है। जनगणना व्यक्तिगत आंकड़े जो जनगणना के दौरान दिए जाते हैं, वो पूरी तरह से गोपनीय है। जनगणना के प्रथम चरण के लिए 16 भाषाओं में तैयार किया गया है एप्लीकेशन, जो एंड्रॉयड और आईओएस दोनों वर्जन पर उपलब्ध है। इसके लिए निरंतर इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत नहीं है। ऑफलाइन मोड में डेटा इकट्ठा करेंगे, जब सिंक करना होगा तब जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता होगी। जनगणना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि आने वाले दशक की राजनीति का ब्लूप्रिंट है। जनगणना सिर्फ आबादी गिनने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि ये सीधे तौर पर राजनीति की दिशा और दशा भी तय करती है। इसका असर कई स्तरों पर नजर आता है। बात परिसीमन की करें तो जनगणना के आंकड़ों के आधार पर ही परिसीमन होता है, जिसमें लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमा और संख्या का पुनर्निर्धारण होता है। 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का निर्धारण लंबे समय तक स्थिर रखा गया। अब जनगणना के बाद
परिसीमन तय माना जा रहा है। ऐसे में जनसंख्या के आधार पर सीटें बढ़ेंगी या घटेंगी, इसका सीधा असर होगा कि राज्यों में प्रतिनिधित्व का अनुपात बदल सकता है। इससे संसद में सत्ता का संतुलन भी बदलेगा। उधर जनगणना में जातिगत आंकड़े सामने आते हैं तो ओबीसी, SC/ST आरक्षण की नई मांगे उठेंगी। राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग के नए फॉर्मूले बनाएंगे। राज्यों के बीच तुलना होगी कि किस राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार बेहतर है, कौन सा राज्य जनसंख्या नियंत्रण में सफल है। जनगणना से ये साफ होगा कि किस क्षेत्र में किस वर्ग की संख्या ज्यादा है। इसके साथ ही शहरी बनाम ग्रामीण वोटर का अनुपात के आधार पर पार्टियां टिकट वितरण और चुनावी रणनीति इन्हीं आंकड़ों पर तय करेंगी। सरकारें जनगणना के आधार पर नई योजनाएं बनाएंगी, सब्सिडी और लाभार्थियों का दायरा तय करेंगी। यदि महिला जनसंख्या के आंकड़े नए रूप में आते हैं तो 33% महिला आरक्षण के लागू होने से सियासी समीकरण बदलेंगे। संसद और विधानसभाओं में जेंडर बैलेंस बदल सकता है। कई दल जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं ताकि सामाजिक न्याय की नई राजनीति को मजबूती मिल सके। सरकारी योजनाओं और संसाधनों के वितरण में भी ये डेटा अहम भूमिका निभाता है और यही डेटा नागरिकता से जुड़े मुद्दों NRC के लिए भी आधार बनेगा। साफ है कि जनगणना केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि वोट बैंक की रणनीति का आधार बन चुकी है, क्योंकि जनगणना से जनसंख्या, जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति का डेटा सामने आता है। जनगणना और परिसीमन दोनों मिलकर राजनीतिक दलों की रणनीति को पूरी तरह बदल सकते हैं। सत्ता पक्ष इन प्रक्रियाओं को विकास और प्रतिनिधित्व सुधार से जोड़ता है तो वहीं विपक्ष इसे सत्ता संतुलन बदलने की कोशिश के तौर पर देखता है। जाति जनगणना से अगला कदम दिखेगा। जाति जनगणना में ये कहना कि जाति जनगणना सोल्यूशन है, नहीं, मगर जाति जनगणना में ये पता लग जाएगा कि भैया आप कह रहे हो कि दलित लोगों में कोई कमी है, ठीक है, मगर ये जो संस्था है जो डिसाइड कर रहे हैं इनमें तो एक दलित है ही नहीं। तो जाति जनगणना क्या दिखाएगा, किसकी कितनी आबादी है। जो पिछले 10 साल में बीजेपी ने किया है, ये दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो हिस्ट्री है उसको मिटा दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो समय आ गया है कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है, ये पता लगाना है। क्षेत्रीय दलों को डर है कि उनकी राजनीतिक पकड़ कमजोर हो सकती है। खासकर 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले ये मुद्दे राष्ट्रीय बहस का केंद्र बन सकते हैं। लेकिन इससे पहले नागरिक जनगणना पर राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं। इन्यूमरेशन किया जाएगा पूरी जनसंख्या का, एज, जेंडर, एजुकेशनल स्टेटस, रिलीजन, मदर टंग, कौन सी लैंग्वेजेस बोलते हैं, डिसेबिलिटी है कोई, सोशल स्टेटस क्या है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कास्ट का इन्यूमरेशन भी इसमें सेंसस में होगा। माइग्रेशन हुआ है घर से, फर्टिलिटी, ऑक्यूपेशन, हर चीज का, हर बेसिक पैरामीटर का इसमें इन्यूमरेशन किया जाएगा। ये फरवरी 2027 के हिसाब से किया जाएगा, भारत के कानूनों के हिसाब से, भारत के संविधान की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से किया जाएगा। रिविजनल राउंड इसका 1 से 5 मार्च। कभी कोई एरर रह जाता है तो somebody वुड लाइक टू मेक अ केस कि मेरा गलत मैंने कह दिया था, तो उसका एक रिविजनल राउंड होता है। स्नो बाउंड एरियाज में सितंबर 2026 में फेज 2 किया जाएगा। सेंसस होना जरूरी है और ये तो सेंसस के लिए मांग करते हैं विपक्षी नेता। भारत सरकार उसको लागू कर रही है, स्वागत करना चाहिए। नहीं, लेट क्यों, मतलब बीच में कोरोना आया, कोरोना के कारण से सेंसस टला और भारत सरकार ने कमिट किया था कि हम 2027 में हम सेंसस कराएंगे, 2027 से पहले सेंसस कराएंगे, तो उसकी तैयारी हो रही है। बहुत देर हुआ है, 2011 में होना चाहिए था, इरादतन नहीं किया इन्होंने। डिलिमिटेशन करना पड़ता है, भागीदारी देना पड़ता है और सेंसस हो भी रहा है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने जिस बात को लेकर कितने दिनों तक सवाल कर रहे थे कि ओबीसी का भी गिनती होनी चाहिए था, ये सरकार तो संसद में मना कर दिया था ओबीसी के नहीं होगी, और अब मजबूरन इनको करना पड़ा। तक डाटा इकट्ठा नहीं किया जाता और आंकड़े सही नहीं आते हैं, तब तक हम कैसे मानेंगे कि सही सेंसस है। खैर शुरुआत है, अच्छी बात है, शुरुआत है, लेकिन जाति जनगणना का होना चाहिए था। सीटों का बंटवारा, आरक्षण की बहस, विकास का मॉडल और वोट बैंक की रणनीति, सब कुछ जनगणना के आंकड़ों से तय होगा। साफ है, जनगणना 2026-27 के बाद भारत की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करेगी, जहां डेटा ही सत्ता की असली ताकत बनेगा। देश में नागरिक जनगणना और परिसीमन केवल प्रशासनिक प्रक्रियाएं नहीं हैं, बल्कि ये सीधे तौर पर सत्ता के समीकरण तय करने वाले बड़े राजनीतिक औजार बन चुके हैं। आने वाले वर्षों में इन दोनों मुद्दों का असर केंद्र से लेकर राज्यों तक की राजनीति पर साफ दिखाई देगा।
बहरहाल अब नागरिक जनगणना और परिसीमन दोनों ही लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी हैं, लेकिन इनके राजनीतिक हित भी उतने ही गहरे। डेटा का गणित और सीटों का भूगोल मिलकर भारत की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। यही वजह है कि इन मुद्दों पर बहस और सियासत दोनों तेज होती जा रही है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जनगणना का स्वागत हो सकता है। जनगणना किस किस परिप्रेक्ष्य में किन किन कॉलम्स को शामिल किया जा रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस तरीके से अश्विनी वैष्णव कह रहे थे कि कास्ट का बहुत अहम रोल होगा और हर चीज की क्लैरिटी इसके माध्यम से आएगी। तो चलिए, कहते हैं ना कि पूरा डेटा होगा, ये बहुत अच्छा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से इस समय पे, आज के समय पे ये जो जनगणना है, क्या वो वाकई सत्ता का समीकरण तय करेगी? क्योंकि आप देखिए, पॉपुलेशन की बात हो रही है ना, जनगणना का मतलब क्या होता है। और यदि हम जनगणना में पॉपुलेशन पे जाएंगे तो जो पहले होनी थी, कोविड की वजह से हुई नहीं, तो अब तो बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ चुके होंगे। और उसको यदि हम विधानसभावार या लोकसभावार हम नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग देखें, तो जिस तरीके से वोटिंग होती है, पूरा पैटर्न होता है, आप सोचिए कि क्या ग्राफ निकल कर आएगा। तो जाहिर तौर पर राजनीतिक रूप से तो बहुत सारी चीजें इसमें बदलेंगी और इसीलिए हो सकता है विपक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो डेटा है इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जनगणना तो होनी है, इसके पूरे चरण फिक्स हो चुके हैं। हम जातिगत रूप से और धर्म के आधार पर जो दूसरा चरण होगा उस पर बाद में जाएंगे, लेकिन पहले असल में जो 33 सवाल पूछे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ कैसा होगा और इसका कितना इंपैक्ट वाकई आने वाले समय में दिखेगा, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे राजेश कुमार दुबे। राजेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय कोर मेंबर हैं, ओबीसी महासभा के अधिवक्ता हैं धर्मेंद्र सिंह कुशवाहा, आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता मीरा सिंह आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार जकिया खान हमारे साथ जुड़ी हैं। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अनिल जी पहले आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं अनिल जी? मेरी आ रही आवाज? हाँ अनिल जी, दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो जनगणना की जो बात हो रही है, अपने आप में लोकतंत्र की मजबूती होगी, हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो इसके चरण हैं, जो इसका क्राइटेरिया है, जो इसके कॉलम्स हैं, जो 33 प्रश्न हैं, बहुत सारी चीजों का समावेश करते करते आज के समय की जनगणना को सीधे राजनीति से कनेक्ट किया जा रहा है और सत्ता का समीकरण तय करेगी ये जनगणना। इसे बहुत महत्वपूर्ण पहलू के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि विपक्ष को लगता है कि जो डिटेल्स हैं, जनगणना का विरोध नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स हैं, जो डेटा है, हर तरीके से, चाहे जाति आधारित हो, धर्म आधारित हो, बाकी चीजों की डिटेल हो, वो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को प्रभावित करेगा, क्योंकि आज का समय जो है वो बहुत अलग तरीके से हुआ है। तो ये कितनी बड़ी चुनौती जैसा सरकार के लिए होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा? देखो, आप इसको चुनौती ले रहे हो, लेकिन ये जो हमेशा जनगणना होती आई है, अब 1921 से जो 1926 में शुरू हो रही है, ये तो एक काम की प्रक्रिया है जो हमेशा शुरू होती आई है और हर सरकार ने ये करा है, चाहे किसी भी सरकार हो, हर सरकार में इस तरह की जनगणना हुई है। अब ये जो जनगणना हो रही है, इसके पहले चरण में जो जनगणना हो रही है उसमें कोई जाति का बात नहीं है, कोई कौन किस जाति का है, कौन बिरादरी का है, वो कोई पूछताछ नहीं होनी है। पहले चरण में तो सिर्फ मकानों की स्थिति, मकानों का मालिकाना हक, कमरों की संख्या, घर में रहने वाले विवाहित जोड़े, ये सब जानकारी इकट्ठी करनी है। और इस जानकारी इकट्ठी करने के लिए 15 दिन तक का टाइम दिया है कि हम 15 दिन तक अपने आप भी इसको डाउनलोड करके जानकारी दे सकते हैं। और 15 दिन बाद जो हमने जानकारी दी है वो ठीक है या गलत है। और उसके अलावा लगभग 30 लाख कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए डाटे को जुटाएंगे और पूरी प्रक्रिया जो है वेब पेट्रोल और रियल टाइम सिस्टम से मॉनिटरिंग होगी। और ये देख रहे हैं कि भारत आधुनिक आगे बढ़ता हुआ भारत है और ये निश्चित तौर पर डिजिटल की तरफ चल रहा है और आगे बढ़ रहा है। और प्रक्रिया को मतलब डुप्लीकेसी नहीं हो पाएगी, जिस तरह से कर रहे हैं कि कहीं कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी और ये डाटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। ये डाटा किसी को भी नहीं दिया जाएगा, किसी भी एजेंसी को नहीं दिया जाएगा।
ये बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और वो सुरक्षित एक तरह से डाटा तैयार करके, और उसमें हमें ये भी है कि हमारी आवश्यकताएं पूरी होंगी, यानी उसके अंदर सारा डाटा इकट्ठा करने के बाद में सुविधाओं की पूरी जानकारी होगी कि क्या क्या सुविधाएं हैं, किन किन सुविधाओं की आवश्यकता है। तो बहुत डिटेल में हम इसकी जानकारी जा रहे हैं। देश का भविष्य में नीतियां बनाने के अंदर भी सहयोग मिलेगा, और उसके बाद में फिर अगले चरण में जातिगत जनगणना होगी। तो पहले चरण में तो इतना ही हो रहा है, इसके आगे नहीं हो रहा। और सही मायनों में जो लोग हैं वो अपने आप भी भर करके अपना डाटा अपने आप भर सकते हैं, और सिर्फ कर्मचारी आकर के उसको सत्यापित करेंगे कि ये जानकारी ठीक है या गलत है। गलत होगी उसको ठीक हो जाएगा। तो ये काम होने वाला काम है, लगातार हो रहा है, हमारी सरकार भी इस काम को करवा रही है। ठीक है अनिल जी, वापस आऊंगी। सवाल तो बहुत सारे हैं, मेहमान कई सारे हैं, सबकी एक एक बार प्रतिक्रिया आ जाए, उसके बाद फटाफट अपने सवाल में कंप्लीट करूंगी। राजेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? जी राखी जी, आवाज आ रही। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये जनगणना जो है वो एक चुनौती के रूप में नहीं लेना चाहिए। मुझे चुनौती के रूप में इसलिए लगता है कि पहले की जनगणना आज की जनगणना में अंतर सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप इस चीज को देखिए, जो आधार है और जो चीजें हैं, जो विपक्ष ने क्वेश्चंस उठाए हैं और जो आने वाले समय में फेस करेंगे, क्या होगा। देखिए, नागरिकों की जनगणना आप करेंगे, परिसीमन होगा, राजनीति से जुड़ेगा, तो क्या संख्या जो बढ़ेगी तो उसमें चीजें नहीं बदलेंगी। तो चुनौती तो है। फिर आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म नहीं है दूसरे राउंड में। अरे भाई, कभी भी होगी, कोई से भी राउंड में होगी तो डिटेल तो उसकी भी चाहिए। तो इंक्लूड तो सब कुछ होगा, अछूता तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो ये टास्क है कि प्रॉपर तरीके से चीजें आए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो खुद अनिल जी ने कह दी कि वो डेटा सुरक्षित रहेगा। अब सर, इससे पहले मैं कंपेयर नहीं करना चाहती, पर एसआईआर को लेके हम बहुत कुछ देख चुके हैं। तो क्या कितना सुरक्षित रहता है, क्या सवाल रहता है, क्या आंकड़े बताए जाते हैं, ये एक अहम पहलू है कि वाकई में जो जनगणना की बात हो रही है, होना चाहिए, अच्छी बात है, डेटा आना चाहिए, लेकिन इसी से तो प्रतिनिधित्व भी होगा आगे, कि इसको हम कैसे नकार सकते हैं। जी राखी जी, देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जो सरकार के तमाम अभियान रहे, चाहे वो एसआईआर के अभियान हो या अन्य जो अभियान रहे हैं, उसके अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार जो है डाटा कलेक्शन और उसके सुरक्षा को लेकर के फेलोर रही। इसके साथ साथ पारदर्शिता में भी तमाम प्रश्न चिन्ह उठे, पारदर्शिता को लेकर भी सरकार कटघरे में रही। तो हम इस जनगणना को सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो विपक्ष की चिंता है वो जायज है। उस पर आप, चूंकि आप हुकूमत में हैं और आप इसको मॉनिटर करेंगे, सारे तंत्र का नियंत्रण करेंगे, तो आप देश के सामने जो एक डाटा की सुरक्षा की चिंता है और पारदर्शिता रहेगी कि नहीं रहेगी, इसको लेकर के प्रश्न उठ रहे हैं। तो इस पर सरकार को, हम समझते हैं कि जनता को और हम विपक्ष के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपने ये कहा कि जनगणना मुकम्मल होने के बाद चीजें परिवर्तित होंगी, निसंदेह यह बहुप्रतीक्षित हमारे आदरणीय जननेता राहुल गांधी जी के मांग की बहुप्रतीक्षित सरकार से मांग रही, और उसको अब ये सरकार तमाम हीला हवाली के बाद समय पर न करा करके बहुत ही देर से ही सही, दबाव में ही सही, ये निर्णय लेकर के आए और जाति जनगणना अब कल से प्रारंभ होने वाली है। लेकिन हम ये सरकार से जरूर कहना चाहेंगे कि जो नीति आपने अब बना दिया, इस पर अपनी शुद्ध नीयत से काम करें। ये हमारी मांग है कि आप इस पर शुद्ध नीयत से काम करें। जहां तक सवाल यह है कि इस जनगणना के मुकम्मल होने के बाद क्या परिस्थितियां बनेगी, तो वास्तव में देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य सारे आयामों पर एक नया परिवर्तन होगा। उसका कारण है कि आप जानती हैं कि जो हमारी योजनाएं बनती हैं और संसाधनों का वितरण होता है, इसके साथ साथ जो लोक प्रतिनिधित्व होता है, चाहे हम लोक का प्रतिनिधित्व लोकसभा के क्षेत्रवार करते हैं या विधानसभाओं का जो क्षेत्र होता है उसके अनुसार क्षेत्रों का जो निर्धारण करते हैं, उसमें जनसंख्या सबसे मायने रखती है। क्षेत्रीय भौगोलिक आधार के साथ साथ जनसंख्या सबसे बड़ी आधार होती है। तो इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि इस जनगणना के मुकम्मल होने के बाद
हमारे देश में लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, विधानसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ेगी, अर्थात लोक प्रतिनिधित्व में परिवर्तन आएगा और सरलीकरण होगा। इसके साथ साथ जो छूटे हुए लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनको कि आज जो संसाधन उनका हक है वो मिलना चाहिए और नहीं मिल पाया है, वो सब सारी चीजों के भी वितरण में जो नीतियां बनेगी, खासतौर से ये क्या करेंगे वर्तमान सरकार हम नहीं कहते, लेकिन आने वाली जो हमारी सरकारें होंगी या जहां भी हमारी सरकारें प्रदेशों में चल रही हैं, इसको हम आधार बना करके सबके साथ सबको समान अवसर देने के लिए जो सामाजिक न्याय की एक जो चेतना है, उसको हम जो है मजबूती के साथ दिशा प्रदान करेंगे, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, वापस आऊंगी। डीपी यादव जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूँ राखी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। डीपी यादव जी, क्योंकि जनगणना की बात हो रही है, 30 दिन की समय अवधि है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से ये कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए भी समय सीमा और तारीख तय की गई है। कैसे आप जनगणना को देखते हैं? राखी जी देखिए, बहुप्रतीक्षित जनगणना का दिन आ गया। 5 साल लेट हो गए जनगणना में, और कहीं ना कहीं इन 5 सालों में जो सामाजिक न्याय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते थे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के हिला हवाले के कारण देश को और जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको एक भारी नुकसान हुआ है। अगर यही जनगणना 5 साल पहले हो गई होती राखी जी, तो निश्चित रूप से उस अनुसार अगर भारतीय जनता पार्टी के सरकार की नीयत ठीक रहती, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत जो है पीडीए समाज के लोगों के प्रति, जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक और कहीं न कहीं किसान मजदूर हैं उनके प्रति ठीक नहीं है, वो अगर सही से इंप्लीमेंट होती नीतियां, तो आज देश की दशा और दिशा दूसरी होती। 2021 में जनगणना हो जानी चाहिए थी। चलिए कोरोना काल आया, कोरोना काल में ही बहुत से देशों ने, चाहे अमेरिका हो, चाहे आपका इंग्लैंड रहा हो, और भी तमाम देशों ने अपनी जनगणना कराई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आपदा में अवसर खोजने के लिए विख्यात है, कुख्यात है, उसने उसको खोजा और उसके आधार पर जनगणना को लेट करती रही। 5 साल लेट कर दिया सरकार ने, जिसके कारण नीतियां बनाने में कहीं न कहीं जो कार्य योजनाएं बनती, जो लोगों को उनके हक हुकूक अधिकार मिलते, आप विधानसभा लोकसभाओं की सीटें बढ़ती, उसके अनुसार जो है आप जो है आगे काम करते, आप जो है लोगों को लाभ दे सकते थे। अब बताइए 1971 के अनुसार जो जनगणना हुई थी, उसी के अनुसार जो है देश में जो है विधानसभाओं और लोकसभाओं की सीटें निर्धारित हो रही है। अगर आप 2021 में करा लेते तो निश्चित रूप से भारी संख्या में इजाफा होता और जो है जनप्रतिनिधि चुन करके आते, वो और लोक कल्याण की बातें करते। लेकिन वो चलिए ठीक है, उसमें भारतीय जनता पार्टी फेल हो गई, नहीं करा पाई। लेकिन अब जो जनगणना करा रही है भारतीय जनता पार्टी, क्या उसकी नीयत साफ है? क्या सामाजिक न्याय के लिए ये जनगणना कारगर साबित होगी? क्योंकि जनगणना केवल आप संख्या गिन लीजिए और उसको कागज पर लिख लीजिए राखी जी, इसी से केवल उसकी जो है कहीं ना कहीं खाना पूर्ति नहीं हो जाती है। आप उसके अनुसार कार्य योजनाएं बनाइए, जो देश के संसाधन है उसमें भागीदारी सुनिश्चित करिए दलित पिछड़े अल्पसंख्यक किसान मजदूर समाज के लोगों की, तब जाकर के इसका मुकम्मल कहीं ना कहीं जो इसकी नीयत है, जो इसका जो है जो एक उद्देश्य है वो पूरा होगा। आप केवल घरों की गिनती कर लीजिए, उसमें कितने नौकरी करने वाले हैं ये गिनती कर लीजिए, आपके पास संसाधन क्या है ये गिनती कर लीजिए, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मेरा तो ये स्पष्ट मानना है कि जब तक जातिगत जनगणना के आधार पर पूरी मुकम्मल तस्वीर नहीं आ जाती, उसके अनुसार दलित पिछड़े अल्पसंख्यक लोगों की हर विभाग में भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती राखी जी, तब तक इस जनगणना का कोई औचित्य या कोई मायने नहीं होगा। इसलिए मेरी सरकार से ये मांग है कि सरकार पूरी तौर से जनगणना कराने के बाद, विशेष करके जातिगत जनगणना कराने के बाद, और डाटा का दुरुपयोग न करते हुए, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं इस बारे में सरकार भी कुख्यात है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कि वो डाटा का गलत इस्तेमाल करती है। अपने जो बिजनेसमैन दोस्त हैं उनको कहीं न कहीं लीक करके और तमाम तरह के जो है योजनाएं बनाने के लिए उनको दे देती है डाटा। अब बताइए इस डाटा का उपयोग अगर वो लोग कर लेंगे तो भी देश को इसका भारी नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो मेरा स्पष्ट यही मानना है कि जातिगत जनगणना जब तक पूरा नहीं होगी तब तक इस जनगणना का कोई उद्देश्य भी पूरा नहीं होगा। ठीक है, वापस आऊंगी। धर्मेंद्र जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, मुझे आवाज आ रही है। हाँ, धर्मेंद्र जी, धीरे धीरे इस चर्चा से, अभी तो हम जनगणना के पहलू पे थे, जनगणना मेन आज मुख्य चर्चा हमारी है,
लेकिन धीरे धीरे चीजें जो निकल कर आ रही हैं वो ये भी बताती हैं, बार बार एक सवाल आता है कि जो भी डेटा कलेक्ट किया जाएगा उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, वो सेफ होना चाहिए, और इन सबसे इधर सिर्फ कौन किस घर में कितने लोग हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, इन सबसे इतर जातिगत जनगणना बहुत बहुत अहम है। बार बार ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। और देखिए, जातिगत जनगणना हो या पूरी ओवरऑल जनगणना हो, कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि सत्ता का समीकरण ये बिल्कुल तय करेगी, इसे नकार नहीं सकते। हर चीज़ में आप इसको लेके चलिए। तो इसीलिए आज चर्चा भी यही है कि डिजिटल जनगणना की जो बात है, जो शुरुआत है, वो वाकई में बदलेगा प्रतिनिधित्व का अनुपात। इस चीज़ को हम लेके ही आज इसलिए चले कि बिल्कुल बदलेगा और चीज़ें अलग होंगी। कैसे आप देखते हैं, क्या महत्वपूर्ण पहलू इसमें आपका है और आप रखेंगे? देखिए, जिस प्रकार से विश्वस्तता की बात आती है, और तो 2011 में भी यूपीए सरकार के द्वारा कराई गई, और आज उस अंतराल को देखकर 11 में या 21 में होने थी, और आज वो 26 में होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं एक स्पष्टता दिखाई देती है कि जिस प्रकार से सत्ताधारी भी इस बात के लिए छाती पीट कर बोल रहे हैं कि हम लोगों ने ईमानदारी से करेंगे, और दूसरे जब 2011 की जनगणना हुई तो यूपीए सरकार के द्वारा आंकड़े नहीं खोले गए। एक दुर्भाग्य की बात है कि जिस प्रकार से 2018 में जब राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनगणना कराएंगे, और पूरे विश्वास के साथ और ट्रांसपेरेंसी के तौर पर हम कराएंगे, और ये पिछड़े वर्ग के लोगों को विश्वास दिला के किया था। जब इनकी सरकार नहीं थी 2011-10 में, जब इनकी सरकार थी यूपीए सरकार, तब इनके जो पूर्व गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर साहब और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इस बात के लिए स्पष्टता कही गई कि जातिवार जनगणना होना चाहिए और उसके साथ ओबीसी का कॉलम होना चाहिए। जिस देश के अंदर आधे से ज्यादा आबादी ओबीसी की है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे गृह मंत्री जी अमित शाह जी संसद भवन के अंदर बोलते हैं कि हम आधे से ज्यादा आबादी वाले का हम विशेष तौर पर जनगणना के तौर पर हम रखेंगे। पर आज जब फॉर्मेट आता है, नोटिफिकेशन आता है, तो 12 नंबर कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये झूठ जिस प्रकार से छलावा तौर पर ओबीसी के साथ इस जनगणना में हो रहा है, ये कहीं ना कहीं, जो मैं धन्य मानता हूं उन ब्रिटिश सरकार को 2021 जब 1931 में जनगणना हुई थी, तो वो भी उस असमानता को उजागर करने के लिए वो जनगणना को कराना चाहते थे, उन्होंने कराई। उसके आधार पर सभी जातियों का आंकड़ा व्यवस्थित तौर पर आया और उसके आधार पर पॉलिसियां बनी, योजनाएं बनी। लेकिन वो स्थिति आज जो निर्मित हो रही है, कल होने जा रही है, ये पिछड़े वर्ग के साथ केवल एक लॉलीपॉप के तौर पर जनगणना की बात कर रहे हैं, जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। एक मुखिया, उनका कॉलम देख लीजिए इस फॉर्मेट के अंदर, पूर्ण रूप से जो सामाजिक न्याय के तौर पर जो समाज को हर वर्ग को देना चाहते थे वो नहीं मिल पाएगा। ये झूठा आंकड़ा होगा। फिर ये दिखाया जाएगा कि उनकी संख्या, जिनकी संख्या 3% थी, उनकी संख्या 15 से 18% दिखाएंगे, 20% दिखाएंगे। जिनकी संख्या 65% थी, उनकी संख्या 40% दिखाने का काम करेंगे, क्योंकि वो कॉलम अगर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता, कर्नाटक के तर्ज पे होता, बिहार के तर्ज पे होता, तो निश्चित ही सामाजिक न्याय हर वर्ग के साथ होता और इसके आधार पर आर्थिक आधार पर भी संपन्नता समाज के बीच में, हर व्यक्ति के बीच में आती। लेकिन नहीं आया। ये कहीं ना कहीं मध्य केंद्र सरकार पिछड़े वर्ग के साथ ये अन्याय कर रही है इस जनगणना के माध्यम से, और ओबीसी महासभा इस लड़ाई को संघर्ष के साथ लड़ रहा है। अभी हमारे जो कांग्रेस के अभी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, वो इस बात के लिए तो कह रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार के द्वारा जब जनगणना कराई गई तो इन्हीं के गृह मंत्री पी चिदम्बरम साहब ने उसे अलग तरीके से रूरल डिपार्टमेंट के द्वारा कराया गया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरह से पिछड़े वर्ग तो ढोल की तरह चाकों बजा रहा है और अपने वोटों को लिवाने के लिए कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पिछड़े वर्ग के साथ ये धोखा हो रहा है।
हम आज राहुल गांधी जी इस बात के लिए कह रहे हैं, सामाजिक न्याय के तौर पर हम अखिलेश यादव कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, स्टालिन कह रहे हैं, लेकिन इस बात के लिए भी संसद के अंदर भी जब विधायक सांसद लोग बोल रहे हैं कि इस फॉर्मेट 12 जो कॉलम 12 है उसमें ना ओबीसी का कॉलम होना चाहिए, तो सरकार उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? क्यों नहीं दे रही? उसका कारण ये है कि उनकी सारी जो ओबीसी के जो लोग उनके हक अधिकारों पर बैठे हुए हैं, वो लोग सारा ओपन हो जाएगा अगर वो कॉलम ओबीसी का कॉलम जुड़ जाता है तो निश्चित ही ये पिछड़े वर्ग के साथ ये जनगणना में धोखा हो रहा है और इसका ओबीसी महासभा पूर्ण रूप से विरोध करेगा हर तरीके से। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। सोच लिया है यदि फॉर्मेट नहीं तो जनगणना का विरोध हमेशा के इस पर जनगणना का। चलिए मैं वापस आऊंगी। मीरा जी मुझे सुन पा रही हैं? मीरा जी अनम्यूट करिए मैम, मुझे सुन पा रही हैं? हाँ मैंने कर दिया, सुन पा रही हूँ। हाँ मैम, आप कैसे जनगणना को देखती हैं? यहाँ तो बहुत सारी बातें धीरे धीरे निकल कर चली आ रही हैं। जनगणना लोकतंत्र की मजबूती है, आंकड़े होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और हर चीज़ का डेटा होने के बाद आने वाले समय में हर चीज़ का प्रतिनिधित्व ये करेगी, ये बिल्कुल साफ है। लेकिन जो सवाल आ रहे हैं, जो विपक्ष की चिंताएं हैं, जो अभी धर्मेंद्र जी कह रहे थे उनकी चिंता है कि आप ओबीसी को कहाँ रखेंगे। भाई कास्ट सेंसस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे चरण में आप जाएंगे ही, जातिगत जो धर्म आधारित जो भी जनगणना होगी, तो वहां से यदि चीजें ही नहीं होंगी तो कैसे आगे बढ़ेगा। यहाँ तो जनगणना होगी, चीजें शुरू हुई हैं, उसके पहले क्वेश्चन मार्क लग रहा है इस प्रोसेस पर, तो विरोध सरकार का हो रहा है क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपका कोई अहम सुझाव, और आप कैसे इन सभी लोगों को सुनने के बाद जो पॉइंट्स निकले हैं, एक क्या समाधान इसका देखती हैं मैम? देखिए, जातिगत जनगणना, जाति हमारे समाज का एक हिस्सा है, इसको कोई भी हम लोग इनकार नहीं कर सकते। हमारी भारतीयता की पहचान है, हिंदू धर्म की पहचान है, तो उसके अंतर्गत जनगणना में बिल्कुल जाति को भी आधार बनाकर करना चाहिए। और जैसे मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि 31 के बाद पहला अवसर है कि जब जातिगत जनगणना के ऊपर बात हो रही है, क्योंकि जातियों से हम अलग नहीं हैं। जातियां हमारे जब समाज का हर कदम पे हिस्सा है, तो फिर उनकी जनगणना में परेशानी क्या है? समाज में कोई इसका कोई भी गलत असर नहीं होगा, बल्कि सरकार को अपना जो भी उनकी योजनाएं हैं उनका पूरा अंत तक पहुंचाने में ये जनगणना मदद करेगी। और जैसे कि अभी एक मुद्दे पे बड़ी चर्चा हो रही थी, मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि लिव इन रिलेशनशिप को भी सरकार ने काउंट करने को बोला है। तो वो देखिए, उसको आप गलत संदर्भ में मत लीजिए। हम लोगों के समाज में कई जातियां हैं, वहां पर प्रथा है कि विशेषकर जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं उसमें महिला और पुरुष सालों साथ रहते हैं, पर कभी कभी वो विवाह की जो प्रक्रिया है, जो कर्म कांड जिसे आप कह सकते हैं, वो पूर्ण नहीं कर पाते। और 20-20 साल बाद कई एग्जाम्पल्स में हम लोगों ने पढ़ा कि उनका फिर वो विवाह की पूरी रीतियां का पालन करते हैं और फिर उनका विवाह संबंध को वो समाज एक मोहर लगाता है। परंतु वैसे भी उनको सामाजिक मान्यता मिली रहती है कि वो दोनों काफी वर्षों से अगर साथ रह रहे हैं, तो इसको कोर्ट भी मानता है, सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, तो उनको पति पत्नी का दर्जा दे दिया जाता है और जो महिला है उसके पूरे पत्नी वाले अधिकार संरक्षित रहते हैं, समाज उसको संरक्षित करता है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सरकार ने इसको इंक्लूड किया। मैं तो इसको बहुत सरकार का एक दृष्टिकोण मानूंगी, इतना उन्होंने दूर तक सोचा कि उस वर्ग की महिलाओं को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। बस और भी वैसे मुद्दे तो बहुत है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने उसमें जातिगत जनगणना पे जो बात बोली सही है। आप तो सबको जब कर रहे हैं तो करना चाहिए और हमारे समाज का हिस्सा है, और उसके आधार पे आप सारी योजनाएं, समाज का विकास कार्य, हमारी राजनीतिक अन्य जो भी पहलू है उन पे हम लोग बहुत अच्छे से अपने समाज को, अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इसमें कोई बड़ी गंभीर कोई ऐसी मतलब चिंता का विषय नहीं है। पर हाँ, जो ओबीसी का लोगों का कहना है, जो मेरे पूर्व वक्ता है कि ओबीसी के लिए स्पष्ट कुछ नहीं है, तो उसको भी निर्धारित कर देना चाहिए कि ओबीसी वर्ग के लिए भी की भी जनगणना स्पष्टता से हो। बिल्कुल ठीक है मैम, वापस आऊंगी। ज़किया जी मुझे सुन पा रही हैं? मैम, जितने भी स्टेट्स हैं
ये बात तो तय है कि यदि जनगणना होगी तो यहाँ जो सीट्स हैं उनका भी ग्राफ बढ़ेगा और राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रभावी भी होंगी आने वाले समय में, और इसीलिए शायद पक्ष विपक्ष की जो चिंताएं हैं ना वो आती हैं समझ में इस जनगणना के माध्यम से। और जनगणना के साथ साथ जो जातिगत वाली जो एक बात अभी छिड़ चली है, देखिए ये बात सच है, यदि आप ओबीसी को अलग करते हैं तो उसका क्या क्राइटेरिया होगा, वो कैसे खुद को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहीं शुरुआत से ही जो सवाल उठ रहे हैं ये वाकई एक बड़े सवाल बन जाएंगे धीरे धीरे जब ये प्रोसेस होगा। किसी को अपना डेटा देने में परेशानी नहीं है, परेशानी इस चीज़ की है कि उस डेटा को आप क्या पारदर्शिता के साथ बताएंगे, ओबीसी को आप कहाँ रखेंगे, नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी तो फायदा किसको होगा, क्योंकि बढ़ेंगी तो सीधी सी बात है लोकतंत्र की मजबूती के लिए जनगणना होती है, वही तो आगे सब चीजें तय करेगा। तो कैसे आप इस विषय को देखती हैं, चिंताएं हैं, चुनौती है या कुछ और? देखो राखी, इसमें 3 मेजर बातें जो अभी सामने आ रही है। पहला बात कि जैसे जातिगत अगर ये नहीं किया जा रहा है पूरी तरह से, तो आप समझो कि जो सीट एलोकेशन होती है, जैसे जहाँ पे रिजर्वेशन होता है SC ST का या OBC का या तो फिर वुमेन रिजर्वेशन होता है, उसमें एक तरह की बाध्यता आएगी। आप सीट जरूर बढ़ेगा लेकिन उसकी एक तो पॉजिटिव रिजल्ट जो आती है कि हाँ यहाँ पे ये संरक्षित हो गया, ये रिजर्व हो गया, रिजर्व सीट्स पे सवाल उठेगा, पहला चीज। दूसरी बात आ रही है कि ओबीसी को इतना निग्लेंस क्यों? क्या ये सोची समझी एक पूरी तरह से सक्षम तरीके से बीजेपी सेंट्रलाइज तरीके से उसकी बीजेपी अपने सेंट्रलाइज होने का एक फायदा उठाते हुए ये सारी चीज कर रही है और ओबीसी को निग्लेंस में करके कहीं ना कहीं एक पहले ही से दबाने की कोशिश, क्योंकि अगर ओबीसी की पूरी तरह से मापदंड आ जाती है, आपके क्लियर एक स्ट्रक्चर आता है, तो आप समझिए कि उसमें वोटिंग की जो संभावना है कि किसके पास वोटिंग की ज्यादा जा रही है, वो भी एक बहुत क्लियर कट तरीके से सामने आ जाएगी। जो आज लोग बोल देते हैं ना कि हमारा इतना परसेंटेज है, यहाँ से तो हम इतने परसेंटेज से जीत रहे हैं, वो परसेंटेज का गेम जो है ना कहीं ये जो मैपिंग हो रही है, इस मैपिंग में सारी चीज क्लियर आ जाएगी। दूसरी बात जो तीसरी बात जो आ रही है कि हर जनगणना के बीच में लिविंग रिलेशन, मुझे एक सवाल का जवाब दो। आपने सिंगल मैरिज स्टेटस पे लॉ बनाया हुआ है, ठीक है, कोई भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। इवन आप यूसीसी लाने की रीजन ही यही है कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। अब एक बात बताओ, लिविंग रिलेशन में कि क्या सिर्फ सिंगल मैन जा रहे हैं या वो मैरिड मैन भी जा रहे हैं? अगर एक मैरिड मैन लिविंग रिलेशन में जा रहा है और वो उस औरत को मिल रही है अधिकार जो औरत के बारे में किसी और को पता नहीं है, आउट ऑफ सडन उसके डेथ के बाद वो क्लेम पे आ जाती है और उसके बीवी को पता नहीं है, उसके बच्चों को पता नहीं है, उसके परिवार को पता नहीं है कि अब इसमें हिस्सेदारी होने वाली। एंड देयर इज लॉट मोर सिचुएशन। मतलब ये एक सिंपल सा मैंने एक छोटा सा रखा, लेकिन इस सिचुएशन को अगर आप डेप्थ में स्टडी करो यू विल फाइंड आउट कि ये बहुत बड़ी चीज है। आप ये लिविंग रिलेशन को लीगलाइज कीजिए, लेकिन लीगलाइज करने के पहले आप उनकी लीगल स्टेटस पहले चेक कीजिए कि ये जो मैरिड मैन है कि नहीं है, ये सिंगल मैन है कि नहीं है, ये वुमेन जो है ये डाइवोर्सी है या सिंगल है, या शी इज ऑलरेडी मैरिड बट शी हैज नॉट गॉट डाइवोर्स। जैसे मैंने एक केस हैंडल किया था, यही दिल्ली का केस है, नॉन मुस्लिम फैमिली की वो बैकग्राउंड से थी, उसका हस्बैंड उसको 5 साल से छोड़े हुआ था, 2 बच्चे की माँ थी, she got into living relation and now she is pregnant with that another man. now उसकी स्टेटस क्या होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी डाइवोर्स नहीं है, she is already pregnant with another guy और उसका पहला हस्बैंड अभी इलोप्ड है, उसका पता भी नहीं। so you have to first legalize their एक स्टेटस को लीगलाइज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो आप जब जनगणना की बात करते हैं और उसमें आप सारी सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये सुविधाएं डेफिनेटली जो पढ़े लिखे हैं, जो ऐप चला रहे हैं, जो डिजिटल इक्विप्ड हैं, वो तो सारी चीजें अपनी फॉर्मुलेट कर देंगे, लेकिन जो डिजिटली इक्विप्ड नहीं है वो हाउ दे आर गोइंग टू डू। उनके लिए फिर कोई आदमी खड़ा होगा जो उनकी डिटेल्स पढ़ेगा और उनकी डिटेल्स पढ़ने वाला वो आदमी कितनी तरह से ट्रांसपेरेंट है और कितना सही भर रहा है, ये बहुत बड़ा एक मैटर है।
क्योंकि आपको मैं एक डेटा बता दूं, जहां पे बात होती है 5 केजी अनाज की, आप अगर उस डेटा को, बीजेपी के हमारे अनिल जी यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो इस डेटा को सही मानों में सार्वजनिक कर देना, तो आपको पता चलेगा कि इसमें ओबीसी और एससी एसएसटी तो बहुत कम है, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि अच्छे खासे कमाते हैं, उनकी लिस्टिंग का ही ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो सवाल उठाती हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप डिजिटल इक्विप करना चाह रहे हैं, सारी चीजें करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपने सोचा। लेकिन एक बात बताइए, जो रेंटर्स, जो माइग्रेंट्स हैं, जो आज यहाँ पे जनगणना करेंगे और कल दूसरे घर भी जाएंगे, और मान लीजिए मैं अभी दिल्ली में हूँ, मैं जनगणना यहाँ से कर ली और फिर मैं जा रही हूँ बिहार में, शिफ्ट हो गई माइग्रेंट बन के, फिर वहां पे भी मैं करूंगी, तो डुप्लीकेसी भी आई, क्योंकि आप एट ए वन टाइम तो नहीं कर रहे हैं ना सारे स्टेट में। या तो फिर आप इस चीज को एट ए वन टाइम स्टेट पे कीजिए, क्योंकि क्वाइट इम्पॉसिबल है इतना, यदि आपके पास उस तरह की बैकअप और क्लाउडिंग होनी चाहिए कि वो सारी डिटेल्स रखे। दूसरी अब मेजर बात आती है कि देखो, आज जब हम साइबर का सेशन लेते हैं या कभी भी हम आज रेगुलर कॉलेजेस में हमारे डिजिटल साथी पे सेशंस चल रहे हैं, ठीक है, हम लोग पूछते हैं आज लाइफ का माने क्या है। तो एक लाइफ का माने आज डेटा है। जिस लाइफ से डेटा निकल गया, उसकी लाइफ की पूरी ऑथेंटिकेशन, वैल्यू, सब चीज निकल गई। मेरे लाइफ में अगर मेरा डेटा निकल गया तो कोई भी मुझे कभी भी ब्लैकमेल कर सकता है बिना किसी वजह के, क्योंकि देखो हर के पास एक सीक्रेट होता है। यहाँ जितना मीडिया में आज बैठे हुए, इन सब के पास कोई ना कोई सीक्रेट है, ताकि तुम्हारे पास भी होगा। अब एक रैंडम कॉल आएगा, ताकि मैं तुम्हारा सीक्रेट जानता हूँ और मैं इसे पब्लिश कर दूंगा, और कुछ वो डिटेल्स बताएगा जो कि तुम्हारे डेटा से निकले। नो, यू विल बी ऑलरेडी इन ए कॉम्प्रोमाइज कंडीशन विदाउट नोइंग कि वो जान क्या है, क्योंकि तुम्हारे पास एक सीक्रेट है। अरे कुछ नहीं तो अपने माँ बाप से कुछ छुपा के आदमी कर लिया। बच्चे के पास तो बहुत सारी चीजें हैं, छुपा के कहीं घूमने चला गया, अब बच्चे को डर है कि वो घूमने वाली बात सामने आ जाए, तो पता ही नहीं। तो डेटा इज अ लाइफ, एंड डेटा किस तरह से आज किस तरह से कहाँ जा रहा है, क्लाउड सिक्योरिंग पे इजराइल के पास रह रहा है कि हमारे पास रह रहा है, किस तरह से इस सारी चीज से कॉम्प्रोमाइज कंडीशन में चली जाती है, हमारी गवर्नमेंट कॉम्प्रोमाइज होके बात करना शुरू कर देती है। ठीक है मैम। शार्प इनिशिएटिव नहीं लेती है, वो सारी चीज कहीं हमारे साथ तो नहीं आ जाती। नहीं, एक और बस एक पॉइंट रह गया। हाँ, जल्दी से। हाँ। मैं शुरू से बताती आ रही हूँ, मैं शुरू से बात करती आ रही हूँ सीक्रेट सोसाइटी एंड दी वन वर्ल्ड ऑर्डर का। ये डेटा सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि इसे डिजिटलाइज करने का सबसे बड़ा रीजन है कि इट इज वेरी इजी टू बी कैरी फॉरवर्ड। और जब ये डेटा कहीं और तक पहुंचता है और वन वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चीजों को ले जाया जाएगा, तो ये ही डेटा मैपिंग करेगा कि इंडिया में कितनी पॉपुलेशन को जीवित रहना चाहिए और कितनी को नहीं रहना चाहिए। बाकी बात मैं आगे करूंगी। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, ऐसा लग रहा था जब इस चर्चा में शुरुआत की थी कि जनगणना का सब वेलकम करेंगे, और वेलकम सभी कर रहे हैं, लेकिन इतनी खामियां और इतनी सारे सवाल यहाँ आ गए हैं कि ये जनगणना बहुत अच्छे से हो जाएगी कि नहीं होगी, या फिर इसमें एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। आप कैसे, सभी लोगों की ओपिनियन आने के बाद, किस इस मुद्दे पर क्या एक आपका सुझाव है, क्या आप इस डिजिटल जनगणना को देखते हैं? देखिए राखी, जहाँ तक जनगणना का सवाल है, हमें ये लगता है कि किसी भी देश की जनगणना जब कराई जाती है तो वहाँ के लोगों की, कितने लोग हैं, उनका पूरा डेटा होता है सरकार के पास, कौन किस इनकम ग्रुप के हैं उनकी जानकारी होती है। तो जहाँ तक आप ये बोल रहे हैं कि मतलब ये जनगणना का वेलकम होना चाहिए, तो वेलकम होना भी चाहिए और जनगणना होगी भी, ये भी तय है, क्योंकि सरकार जनगणना करवा रही है। अब रही बात डिजिटलाइजेशन की, डिजिटल फॉर्मेट में जो जनगणना का डिटेल है, दो तीन बात जो है, एक तो ये बात सच है कि जो डिजिटली मतलब जो नोन नहीं है, तो उनके लिए तो किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी हिंदुस्तान में जितने भी कार्ड बनते हैं, आधार कार्ड बना, सब तमाम चीज़ें आप देखती होंगी कि कोई ना कोई बीच में या कोई ऐसा व्यक्ति होता है या कुछ पोर्टल होते हैं जिनके माध्यम से अपना डेटा भरते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार ने ये जो, एक तो वैसे भी डिले हो गई 5 साल और ड्यू टू कोरोना, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था कि अगर कोरोना नहीं होता तो जनगणना हो जाती।
अब सवाल है कि इसमें विवाद की स्थिति क्या है। देखिए, हर लोग जो है अपने अपने, हर दल, तमाम लोग अपने अपने हिसाब से जो है सारी चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ तक ओबीसी की बात उठी है, तो हमें लगता है कि सरकार ने भी ये कहा है कि ओबीसी की जनगणना में शामिल किया जाएगा। ये बात है कि जो ओबीसी महासभा के जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं जो सवाल उठा रहे हैं, तो हमको लगता है कि सरकार को उन्होंने ज़रूर एक तरह से नोटिस में लाने का प्रयास किया होगा। एक दूसरी सबसे बड़ी बात है जो अभी चल रही थी कि जनगणना के बाद परिसीमन की, जब परिसीमन होगी, सीटें बढ़ेंगी, नंबर ऑफ सीट्स बढ़नी चाहिए। अब देखिए 2011 में जनगणना हुई और सीटें जो है कब 1971 में जो सीटें निर्धारित थी वही चल रही थी, जबकि हर विधानसभा में जनसंख्या बढ़ गई, हर लोकसभा की जनसंख्या बढ़ गई और पता चला कि वोटर जो है उसी में वोट दे रहे हैं उसी को। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से सरकार ने जो प्रयास किया है, अगर ये पूरी तरह से जो ट्रांसपेरेंसी की बात है, डेटा को सुरक्षित करने का जो भरोसा सरकार ने दिलाया, अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो जनगणना का स्वागत किया जाना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि किसकी कौन सी चिंता है। जातिगत जनगणना की बात जो है, जैसे बिहार में हुई, आपका जो है तेलंगाना में हुई, आप इन जगहों पर आप देखेंगे तो अगर वही फॉर्मेट है, उसी फॉर्मेट पर सरकार जनगणना कराने का प्रयास कर रही है, तो ये मान के चलिए कि सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी भी रखेगी और डेटा का रखना, डेटा की जिम्मेदारी सरकार की, चाहे कोई भी सरकार, चाहे ये सरकार हो, चाहे आने वाले समय में किसी दूसरे दल की सरकार हो, उसको अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना जरूरी है। अगर वो लीक करते हैं, किसी वजह से लीक होती है, तो ये फेल्योर होगा किसका, सरकार का। तो हमें लगता है कि जनगणना का जो फॉर्मेट है और 1 तारीख से शुरू भी हो रहा है, हमें लगता है कि सारे नागरिकों को अपनी अपनी जानकारी उसमें मुहैया कराने की ज़रूरत है और कराएंगे भी, ताकि ये पता चल सके कि आज की डेट में भारत की जनसंख्या कितनी है, किस आय वर्ग के लोग हैं, क्या उनके विकास के लिए किस तरह की तैयारी करेगी सरकार। और इन सारी चीज़ों को जब तक ये नहीं होगा तब तक देश का प्रॉपर विकास नहीं होगा। कोई भी सुविधा कोई जो संपन्न है वो ले जाता है, गरीब आदमी भी पड़ा रहता है। तो इन सब की जानकारी अगर सरकार के पास रखी तो निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं बड़ा दूरगामी परिणाम होगा, बहुत फ़ायदा भी होगा। और हमें लगता है कि सारे दलों को, चाहे पूरी जनता को, सारे नागरिकों को इस जनगणना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं प्लीज एक एक करके जल्दी अपनी बात रखिए। और अनिल जी, हाँ 1 सेकंड मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले अनिल जी का जवाब बहुत जरूरी होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं। तो अनिल जी, अब तो चुनौती है, कितनी पारदर्शिता दे पाएंगे, कैसे सेटिस्फाई कर पाएंगे अपने जो विपक्षी दल हैं उनको, या आम रूप से जो सवाल आए हैं। तो अभी तक तो जनगणना चुनौती नहीं थी, लेकिन अब चुनौती जैसा है ये सरकार के लिए। राखी जी, मैं पहले भी कह रहा था, अभी भी कोई चुनौती नहीं है, लेकिन माननीय विपक्षी दल की सोच में कमी है। और माननीय विपक्षी दल अगर वस्तुस्थिति को पहचान के बात करेगा तो चुनौती नहीं है। अभी मेरे भाई ने कोविड की चर्चा करी, तो कोविड कोई हमारी बीजेपी सरकार लेके आई ऐसा कुछ नहीं, ये तो एक पूरे विश्व की स्थिति खराब थी और उसकी वजह से लेट हुई है जनगणना, कोई हमारी वजह से लेट नहीं हुई। अभी भाई पीटीए की बात करें, पीटीए का मतलब आप ये जनगणना सभी देश के हर नागरिक की होगी, हर समाज के नागरिक होगी, तो सिर्फ पीटीए की बात करना लोगों को भ्रम में फैलाना है। दूसरा, ये बड़ा स्पष्ट है कि ना तो कोई घर छूटेगा, ना कोई घर द्वारा उसमें लगेगा, इसलिए ये डिटेल जो काम करवा रहे हैं ये होगा, हर वर्ग को सही लाभ पहुंचेगा। शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो, आवास का मामला हो, सबकी एक प्रॉपर योजना बनेगी। उस योजना बनने के बाद में उसका लाभ सबको मिलेगा और जितनी भी संस्थाएं हैं उन सबको ठीक तरीके से रहेगा। लिव इन पार्टनर की बात हमारे पूर्व वक्ता ने बता दिया है। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार की लीकेज है, जो संभावना है, वो खत्म होंगी। और जैसे जैसे डिजिटली होता है मामला, तो भ्रष्टाचार में कमी आती है, जो भ्रष्टाचार में डुप्लीकेसी होती है वो कमी होती है और उससे लीकेज को हमें लाभ मिलेगा। दूसरा, मैं एक बात और कह सकता हूँ, इस जनगणना से गरीब और वंचित वर्ग के जो लोग हैं उनकी पहचान हो जाएगी और उन पहचान होकर के सीधा लाभ उनको मिल सकेगा। यानी जिसको आवश्यकता है उसको मदद मिले और जिसको आवश्यकता नहीं है वो उससे बाहर हो,
गैर आवश्यक लोग उसकी मदद ना लें और जो जरूरतमंद है उनको मदद मिले। सरकार की बड़ी योजना है। दूसरी बात, जो हमारे विपक्षी दल कह रहे हैं 2011 में जनगणना हुई तो उसको इन्होंने ओपन नहीं करा। ये इससे बड़ी बात हो सकती है कि जनता को कितना गुमराह करते हैं। 1931 के बाद कोई जनगणना नहीं हुई, 2011 में जनगणना कराई तो उसको छिपा के रख लिया। तो ये दूसरी सरकारों का है और हमारी सरकार जो है वो पूरी तरीके से जनता के सुख में दुख में साथ खड़े होकर के जनता के हित में फैसले ले रही है, आगे जनता के हित में फैसले लेगी। ठीक है, ओबीसी के लिए कुछ कहेंगे अनिल जी? अभी एक आपत्ति आई थी क्योंकि यहाँ पर धर्मेंद्र जी ने सवाल उठाया था। किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। सही मायनों में जब जातिगत जनगणना की बात करते हो तो हर जाति का उसमें नाम है, कौन किस जाति का है उसके अंदर सब जाति, किसी जाति का नाम छूट रहा हो तो ये बताओ। अब मैं उदाहरण ही नहीं बताता हूँ, इस जनगणना के अंदर वैश्य जाति का है, अग्रवाल जाति का नहीं है, तो इसका मतलब अग्रवाल जो वैश्य जाति में भरेगा। अब अग्रवाल जाति कहे कि हमारा नहीं है, तो ऐसे तो कोई विषय नहीं है, कोई भी जाति नहीं छूटी। इसलिए किसी किस्म का वहम करने का कोई लाभ नहीं है और बिल्कुल हर बात को ध्यान में रखते हुए करी गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं कोई शंका नहीं है किसी बात की भी। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करा जाए वो गलत है। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था बट ठीक है, आएगी क्लियरिटी। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं धर्मेंद्र जी? हाँ, मैं बोलना चाहता हूँ, ये हमारे भाजपा के जो सीनियर प्रवक्ता साहब हैं ये पूर्ण रूप से गुमराह कर रहे हैं। आपको अगर आपकी ईमानदारी है तो आपने SC ST के साथ आपने सामान्य वर्ग अन्य लिख दिया, आपने OBC का कॉलम क्यों नहीं लिखा? आप अगर ईमानदार हैं तो हमने कौन सी गलत बात कह रही? हम भी तो कह रहे हैं हमारा जनगणना का जब SC ST का कॉलम रख रहे हैं 12 नंबर कॉलम में, तो आप OBC का क्यों नहीं रखा? और आपकी ईमानदारी होती तो आज दिनांक तक आपकी 14 से जब 11 के बाद नहीं हो पाया तो अभी तक आपने क्यों नहीं कराया? आपने अभी तक जब आज तक जब मध्य प्रदेश का हाल को देख रहे हो उसका खामियाजा महाराष्ट्र का देखने को मिल रहा है। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट में बार बार कई प्रकरणों में बोला जा रहा है जनगणना कराई जाए, लेकिन आपके द्वारा नहीं कराई जा रही। ये कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से ये छलावा पर जिस प्रकार से फॉर्मेट पे आया हुआ है, ये कहीं ना कहीं OBC के साथ छलावा जनगणना के तौर क्योंकि समय की सीमा है, बहुत जल्दी से आपकी बेईमानी है। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिए। DP यादव जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, इस जनगणना के उद्देश्यों की तभी पूर्ति होगी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक न्याय के सपने को साकार करे और जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक हैं उनको जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहीं न कहीं इस नारे को सार्थक करे, तभी इसकी पूर्ति होगी। नहीं तो ये जनगणना सिर्फ संख्या सर फिलहाल तो मुझे ओबीसी की कोई भागीदारी नहीं दिख रही कॉलम के अकॉर्डिंग। यदि मैं बात करूं तो ओबीसी तो गायब ही हो गया सर। जब कॉलम ही नहीं है तो भागीदारी वही मैं कह रही हूँ, जिसका कॉलम में नाम नहीं उसकी कौन सी भागीदारी? आप मकान गिन लीजिए, दुकान गिन लीजिए, घर गिन लीजिए, आप परिवार के लोगों को गिन लीजिए, इससे क्या फायदा होगा जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी, उस हिसाब से उनकी हिस्सेदारी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, चलिए समय की सीमा है। राजेश जी कुछ कहना चाहते हैं प्लीज? मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रखना चाहते हैं जल्दी से बोलिए, समय हो गया। हाँ बोलिए राजेश जी। जी मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि जब जात का OBC का कॉलम ही नहीं है तो गणना या किस बात का करेंगे? इसका मतलब कि इनकी नियत और नीति में खोट है। इसलिए इस चिंता को दूर करें और जो मुकम्मल जनगणना करावें। जब पार्लियामेंट में और प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने कहा कि हम जातीय जनगणना भी कराएंगे, तो उसका कॉलम क्यों नहीं है? ठीक है अनिल जी जवाब दे दीजिए। रखना चाहिए। ठीक है, हाँ अनिल जी। OBC में कौन सी जाति है जो उसमें नहीं लिखी हुई? OBC के अंदर कौन कौन सी जातियां आती हैं? OBC आपकी सरकार है, आप बताइए। OBC के अंदर ऐसी कौन सी जाति है? आप बताइए उस फॉर्मेट में कहाँ लिखा हुआ है कौन सी जाति है? OBC में नहीं आ रही। मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं को अग्रवाल नहीं है, लेकिन अग्रवाल वैसे के अंदर आ रहे हैं। आप बताइए इसकी जानकारी लेकर बैठे तो बेहतर है। आप मुझे बताओ OBC की कौन सी जाति है जो उसके अंदर नहीं आ रही?
आप उसके विषय में बताइए। हम जानकारी देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए ज़किया जी कुछ कहना चाह रही थी मैम, बहुत जल्दी से। अग्रवालों का नाम नहीं है, 10 करोड़ अग्रवाल है भारत के अंदर, 10 करोड़ अग्रवालों के अग्रवाल जाति का नाम नहीं है। हम तो कह रहे हैं 10 करोड़ 20 करोड़ ये मतलब नहीं है। चलिए समय की सीमा है, प्लीज 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। आप कंफ्यूज पैदा मत करो, कंफ्यूजन पैदा मत करो, आप साइड पर जाओ, तसल्ली से आपके इस तरीके से। ठीक है ज़किया जी थोड़ा जल्दी से, मैम बोलिए बोलिए, वो लड़ाई छिड़ गई, वो चुप नहीं होंगे, फटाफट प्लीज जल्दी से, समय हो गया है। सही बात है, चुप नहीं होंगे, हमें अपने अधिकार को छीनना ही पड़ता है। तो नारियों को कोई सुविधा मिलती नहीं है, हमें छीन के लेना पड़ता है। इस बारे में बात कर रहे हैं कि देखो जैसे बोला गया कि कोई वहां पर जाएगा, घर के आगे उनका डिटेल्स देखेगा। अब एक छोटी सी एग्जांपल यहाँ पे दे रही हूँ मैं। एक झुग्गी में गए, ठीक है, झुग्गी में एक विधवा औरत बैठी है, उसके बच्चे माइग्रेंट है, वो बाहर गए हुए हैं, वो विधवा औरत का डिटेल भर दिया, उसके बच्चे का डिटेल नहीं करा। अब जो बच्चा है वो लॉज में रहता है या कहीं पे सड़क पे गुजारा कर रहा है, क्योंकि वो अपना घर नहीं बसा रहा है, क्योंकि उसका कमाता ही कितना है, 6,000 तो महीना का कमाता है, वो घर बेचेगा तो वहां रहेगा या खाएगा, तो उसकी जनगणना में डिटेल्स किसका माइक ऑन है, प्लीज म्यूट करिए। तो इसकी जनगणना कौन कहाँ जाएगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, क्योंकि जो करने वाला है वो अपने मन के हिसाब से करेगा, उसके ऊपर कोई भी एक ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है कि ये डिटेल्स उसमें ऐड किया जाएगा। मीरा जी कुछ कहना चाहती हैं? जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगी कि जो मेरे पूर्व वक्ता ने भी कहा, एक तो महिलाओं की जो स्थिति जो मैंने कहा था लिव इन रिलेशन वाली, उसके ऊपर देखना चाहिए। बिल्कुल मैडम ने ठीक कहा कि जो पुरुष पहले विवाहित है या नहीं है, पर ये समाज में होता है, उसको हम लोग चारों तरफ देख रहे हैं, तो इससे तो महिलाओं को एटलीस्ट जनगणना में तो उनका नाम गिना जाएगा कि वो फला विवाहित है या किसी अविवाहित के साथ रह रही है। ये एक बिल्कुल मुद्दे पे काम होना चाहिए, आप जो कह रही है बिल्कुल सही कहा। और दूसरा मैं पॉइंट जो मैडम ने कहा बहुत सही कहा पूर्व वक्ता ने, कि हमें डिजिटल जो उसको किया जा रहा है, डिजिटलाइज्ड किया जा रहा है, उसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे डेटा का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है। और मेरे को लगता है शायद इसमें आधार कार्ड बहुत मदद करेगा संभवतः, क्योंकि पर आधार कार्ड में भी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी सबके बायोडेटा तो सरकार के पास उपलब्ध है, क्योंकि जब आधार कार्ड बना था तो हम लोगों ने अपने सब दिए थे, अपने बायोमेट्रिक्स भी दिए थे, थंब प्रिंट और ये सब दिया था। तो उसमें मेरे को नहीं लगता है कि इतना बड़ा मतलब कि जो ये आप कह रही थी मुद्दा बनेगा कि कोई बाहर है वो काउंट नहीं होगा। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि उसके पास अगर आधार कार्ड है तो उसको पूछा जाएगा कहाँ के हो, और वो जनगणना में। मैम चलिए, समय की सीमा है, आप विश्वास एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया। धर्मेंद्र जी समय नहीं, केवल महिलाओं के लिए कहूंगा मैं। सबसे पहले राखी, देखिए इस जनगणना का स्वागत किया जाना चाहिए जो बहुत दिनों से अटकी हुई है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पर खामियां क्या है, तो हमको लगता है जो भी सुझाव आ रहे हैं सरकार उसकी तरफ ध्यान दे और एकदम पारदर्शी तरीके से जनगणना होनी चाहिए। जहाँ तक डिजिटलाइजेशन की बात है, एक बड़ा प्रयास है सरकार का, और इसमें भी भागीदारी होनी चाहिए लोगों की। अब प्रश्न ये उठता है कि जिन क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं जो जन नहीं है, यूज टू नहीं है, तो उनको भी कोई न कोई जो है सपोर्ट सरकार जरूर मुहैया कराएगी। तो जनगणना होना है और होना भी चाहिए और ज़रूरी भी है देश के विकास के लिए, समाज की उन्नति के लिए। चलिए, एक बात तो इस चर्चा से साफ हो गई कि डिजिटल जनगणना जो है ये वाकई में इसका प्रतिनिधित्व भी कहीं ना कहीं एक बदलेगा, इसका अनुपात, और वोट की जो रणनीति है वो भी कहीं ना कहीं तय होगी। शायद इसीलिए इतने सवाल जवाब यहाँ हुए हैं। होने दीजिए शुरू, और चीज़ें सामने आएंगी। और फिलहाल समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, जनगणना की बात हो रही है, जनगणना का स्वागत होना चाहिए। हमें पता चलेगा कि हम कितनी संख्या में हैं, हम कहाँ प्रतिनिधित्व करते हैं, आने वाला समय कैसा होगा। लेकिन उन सब के बीच में जो सवाल उठकर आए हैं उसके जवाब किसके पास हैं और उसमें पारदर्शिता कैसे आएगी, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आया है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।